हेलो बच्चों। तो हम लोग आज 24 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है और फंक्शन का 1 1 ऑन 2 चेक करना है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर फंक्शन 1 1 है या नहीं ये चीज़ चेक करनी है तो इसके लिए फंक्शन की मोनोटोनिसिटी देखनी होती है। फंक्शन अगर मोनोटोनिक होगा तो 1 1 होगा, और अगर फंक्शन ऑन टू के लिए चेक करना चाहते हो तो उसके लिए फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा तो ऑन टू होगा। तो चलो सबसे पहले इसको मैंने क्या करा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो इसके लिए 2 की पावर माइनस एक्स इसको डिवाइड कर लिया तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1। अब इसको मैं क्या करता हूं, प्लस 1 माइनस 2 करके लिख दिया अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1। अब ये बन जाएगा अगले स्टेप में 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1। अब ये फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया और इसको अब डिफरेंशिएट करना कंपैरेटिवली आसान है। तो अब यहां पर इसका एफ डैश लिखता हूं। तो एफ डैश लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 का 0 हो गया और ये 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और 2 की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x के लिए 2 और बाकी 2 की पावर 2x ln 2। अब देखो बच्चों, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव और ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहां पर fx क्या आ गया, इंक्रीजिंग। तो बच्चों fx अगर इंक्रीजिंग हो गया तो मोनोटोनिक हो गया, मोनोटोनिक हो गया तो फंक्शन 1 1 तो होगा ही होगा। तो इससे ये पता लग गया कि ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे ही गलत हो गया। अब इसके बाद हमें ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। तो ऑन टू को चेक करने के लिए इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं फिर से लिख लेता हूं y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1। अब अगर इसका रेंज निकालना है तो सीधे सीधे हमें पता है कि भाई 2 की पावर 2x प्लस 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा। अच्छा, अब इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो रेसिप्रोकल ले लिया तो 1 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1 कितना बन गया, 1 बाई इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा और ये 1 बन जाएगा। अब इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इनफैक्ट माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस 2 से करेंगे तो 2 की पावर 2x प्लस 1 दिस विल बिकम माइनस 2 और ये बन गया 0। तो फाइनली इसकी जो रेंज आ गई वो आ गई माइनस 2 से 0। तो फाइनली इस फंक्शन की बच्चों रेंज कितनी आ जाएगी, 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1 और 1, मतलब इसकी रेंज आ गई माइनस 1 से 1। और क्वेश्चन में जो कोडोमेन गिवन था वो तो क्या था, माइनस इन्फिनिटी से 1 दे रखा था। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो मैं कहूंगा ये काफी इजी प्रॉब्लम था क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये एक फंक्शन का क्वेश्चन है और इसमें लिमिट का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है और साथ साथ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इन्होंने दे रखा है। अब इसमें ओके लिमिट एफ ऑफ एक्स, तो एक काम करते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो अगर यहां पर मैं लिखता हूं लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो बच्चों अगर एक्स 0 का अप्रोच कर रहा होगा तो आप डायरेक्टली यहां पर साइन एक्स बाई एक्स को 1 लिख सकते हो। तो 1 लिख सकते हो तो यहां पर ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये बन जाएगा a प्लस 1 1 b, ये हो गया a 2 b, ये हो गया a 1 b प्लस 1। इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब इस डिटर्मिनेंट को आराम से ओपन कर सकते हो, चाहे तो हम लोग इसमें कुछ ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं सिंपल बनाने के लिए, जैसे r2 गोज टू r2 माइनस r1 कर दिया और साथ साथ r3 गोज टू r3 माइनस r1 कर दिया। तो इससे ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, इस डिटर्मिनेंट में r1 में कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख रहा हूं और ये बन गया बच्चों माइनस 1
ये बन गया 1, ये बन गया 0, ये बन गया आपका अगेन -1, ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये चीज़ ऐसे आ गई। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो a+1 के अलॉन्ग करूँगा तो दिस विल बिकम a+1, और ये अगेन आ जाएगा +1, और इधर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -b। तो बच्चों फाइनली ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई होकर के क्या बन गया, a + b + 2, ऐसा करके आ गया। तो a + b + 2 आ गया। तो अब अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो आ गई 2, म्यू की वैल्यू यहां पर आ गई 1, और न्यू की वैल्यू यहां पर आ गई 1। तो अब इन्होंने क्या पूछा था, इनके सम का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर, 16 आ जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल थी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन जेई का फेवरेट, आप देखोगे ऑलमोस्ट हर साल हर शिफ्ट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्रेमर्स रूल के ऊपर। तो इसमें इन्होंने दे रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो सिस्टम के बच्चों इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो अगर सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं तो हमें पता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन तभी होगा जब डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब 0 हो जाए। तो यहां पर क्या है, 2 अननोन्स गिवन है और इन्हीं अननोन्स की हमें वैल्यूज निकालनी है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप यहां पर डेल्टा 3 निकाल सकते हो, क्योंकि आप डेल्टा 3 निकालोगे तो क्या होगा, एक अननोन रहेगा, एक अननोन नहीं रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा 3 लिखता हूं। तो डेल्टा 3 लिखूंगा तो 1, 2, 14, ये तो एज इट इज आ गया, और यहां पर कितना आ जाएगा 2 λ3, और ये आ गया 2, 5, 33, और ये वाला डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 33 λ माइनस 15, और ये कितना आ गया माइनस का 2, और ये आ गया आपका 66 माइनस 70, और फाइनली +2 टाइम्स 6 माइनस 14 λ = 0। और अब इसको फाइनली कनेक्ट नहीं हो रहा यार, किसी और से सिंप्लीफाई करूंगा, कितना आ जाएगा ये 33 λ, और इधर से आएगा -28, तो ये कितना आ गया 5 λ, तो ये बन गया। और आप देखो ये कितना आ गया -15, और ये कितना है माइनस प्लस का 8 आ जाएगा, 8 माइनस 15 माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 12, तो माइनस का 7 प्लस का 12 आ जाएगा +5। तो यहाँ बच्चों यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिल रही है, -1। तो लैम्डा की वैल्यू बड़े आराम से -1 आ गई। अब इसी तरीके से आप क्या करो कि डेल्टा 2 निकाल लो, डेल्टा 2 निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग डेल्टा 2 निकाल लें तो डेल्टा 2 में क्या होगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे 2, 5, 33, और ये कितना आ गया -3, 5 एंड म्यू, और इसको 0 कर लिया। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग ओपन कर लें तो मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ, 1, 2, -3, 2, 5, 5, 1, 2, -3, 2, 5, 5, और ये दे रखा है 14, 33 म्यू, 14, 33 एंड म्यू। इसको 0 के लिए सॉल्व करना है, तो एक्सपैंड कर लिया इसको, तो ये कितना आ गया 5 म्यू माइनस का 65, ओके हाँ, ये आ गया 5 म्यू माइनस 33, 5 से ये कितना बन जाएगा बच्चों 165, -2 टाइम्स ये बन गया 2 म्यू माइनस 70, और ये आ गया -3 टाइम्स 66 माइनस 70, और ये आ गया 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। तो यहाँ से 5 म्यू आ गया, -4 म्यू आ गया, तो यहाँ से म्यू आ गया,
और ये कितना आ गया बच्चों 140, 140 माइनस 165 कितना बनेगा -25, -25 और +12, माइनस का 25 + 12, तो माइनस का 25 + 12 आ जाएगा -13, तो ये आ गया -13 = 0। तो फाइनली यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू आ रही है वो 13 आ रही है। अब इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था लैम्डा और म्यू का सम, तो बस अब यहाँ से लैम्डा और म्यू का सम निकालेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 13, और ये कितना आया था -1, तो आंसर कितना आ गया 12। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रेगुलर प्रॉब्लम था, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व का आया हुआ है, इन्होंने दो कर्व्स दिए हुए हैं, ओके एक्सपोनेंशियल कर्व है, और इनके बीच का हमें एरिया निकालना है। तो इनके बीच का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें इसे ग्राफ स्केचिंग करनी पड़ेगी। तो पहला वाला जो फंक्शन है e⁻x, तो e⁻x का ग्राफ हमें पता है कैसे बनेगा, e⁻x का ग्राफ ऐसे चलेगा। और दूसरा इन्होंने क्या दिया है e⁻x -1 के मॉडुलस का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो e⁻x -1 के लिए सोचें, तो क्या होगा कि हमें पता होता है कि -1 के लिए क्या होगा, ग्राफ 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। तो 0 पर पहले 1 आ रहा था, तो 0 पर 0 आएगा, ओके मतलब यहाँ पर ऐसा, तो 0 पर तो ये आएगा। और बाकी फिर ओके ये कुछ ऐसा सा चलेगा, अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा सा चलेगा। बट यहाँ पर इन्होंने मॉड्यूलस भी लगा दिया है। तो बच्चों मॉड्यूलस लगा दिया है, तो मॉड्यूलस लगाने के बाद क्या होता है, ग्राफ का जो भी हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अपन क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे, तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, और ये वाली चीज़ हम हटा देंगे। तो अब देखा जाए अगर, तो y एक्सिस e⁻x और इसके बीच में जो कर्व बाउंड हो रहा है, क्या वो ये इतना हिस्सा बाउंड हो रहा है बच्चों, ये इतना हिस्सा बाउंड हो रहा है। तो अब हमें इसी का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमें पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, e⁻x को सॉल्व कर लिया किसके साथ, ये माइनस के साथ खुलेगा, x नेगेटिव के लिए, तो ये कितना बन जाएगा 1 - e⁻x आ जाएगा e⁻x, तो यहाँ से 2 e⁻x = 1, तो यहाँ से आ गया 1/2, मैं तो कहूँगा लॉग ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा ln of 1/2, तो ln of 1/2 आ गया ये, जिसको आप चाहो तो -ln2 भी लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आ जाएगा अच्छा y यहाँ पर रख लिया, x की जगह पर हमने ln 1/2 रख लिया, तो ln 1/2 के लिए कितना आ गया 1/2 आ गया। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया बच्चों, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया वो आ गया -ln2, 1/2। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करा, एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो बच्चों यहां पर आप देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, और लिमिट को कहां से कहां तक ले लेंगे, -ln2 से 0 तक ले लेंगे। तो -ln2 से 0 तक, और अपर कर्व यहां पर कौन सा है e⁻x, तो ये आ गया e⁻x माइनस लोअर कर्व कौन सा है, लोअर कर्व है हमारा ये वाला हिस्सा, बट इसका जो मॉडुलस है वो नेगेटिव के साथ खुलेगा, नेगेटिव x के लिए, तो ये बन जाएगा 1 - e⁻x, तो 1 - e⁻x लिख दिया यहां पर। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये तो कितना हो गया 2 e⁻x, तो इसका इंटीग्रल तो यही हो गया -x हो गया। अब इसकी लिमिट है -ln2 से लेकर के 0 तक, तो 0 रखने पे कितना आ गया, ये आ गया 2 माइनस ln2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू -ln2 पुट करोगे क्या होगा e⁻, ये -1 आ गया, तो ये -2 बन गया, और ये बन गया +ln2, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों
ये वाली चीज़ कितनी बन जाएगी, लिमिट तो सही रखा ना, 0 रखा, हाँ तो ये 2 बन गया, माइनस ln2 रखा, अच्छा -2, हाँ ठीक है, अच्छा 1/2, ठीक है ये तो 1 आ जाएगा, फिर से लिख लिया इसको, ये वाली चीज़ आ गई -ln2। तो अपर लिमिट रखने पर कितना आया, अपर लिमिट रखने पर ये आ गया 2 माइनस, लोअर लिमिट के लिए -ln2 इसमें रखा, तो बच्चों -ln2 रखोगे तो e⁻ -ln2 कितना बन गया, ये बन गया आपका 1/2। तो 1/2 के लिए हो गया 1 और ये हो गया +ln2। तो फाइनली यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 - ln2। तो 1 - ln2 आंसर बन रहा है। ऑप्शन में है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर था और प्लस बाकी तो एरिया अंडर कर्व का कंसेप्ट लगा था, सिंपल इंटीग्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है ये वेक्टर का है। क्वेश्चन में लिखा है लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल बी दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज दिस एंड दिस। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ओके तो किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, उसका ऑर्थो सेंटर गिवन है, उसका सर्कम सेंटर गिवन है। तो हमारे पास एक रेशियो होता है जो क्या होता है, हमें यह बात पता है कि जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, कैसा भी ट्राइंगल हो। तो ये वाला कंसेप्ट अगर हम सोचें, देखते हैं अप्लाई हो सकता है क्या। तो सबसे पहले जो ऑर्थो सेंटर में लिख देता हूं, ऑर्थो सेंटर तो कितना लिख रखा है इन्होंने, P + Q + R डिवाइडेड बाय 4। इसी तरीके से सर्कम सेंटर क्या लिख रखा है, सर्कम सेंटर है αP + βQ + γR। अब हमें क्या करना है, हमें सेंट्रॉइड लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है सेंट्रॉइड क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस का हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, मान लो ये दे रखा है PQR, तो P + Q + R/3 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड करा तो 4 - 5 + 2, तो ये कितना बन जाएगा, -1 + P, ये हो गया P। Q वाले में देखते तो Q + Q 2Q -Q, तो ये हो गया Q, और ये हो गया -3 + 2 -R + 2R, तो ये हो गया R। ओके डिवाइडेड बाय 3, ऐसा आ गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। तो अब अगर मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर P + Q + R/3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, ये आ जाएगा αP βQ एंड γR, और ये कितना आ जाएगा, +1 टाइम्स 1 आ जाएगा दिस। तो ये आ गया बच्चों P + Q + R/4। तो ये एक रिलेशन बन गया हमारे पास PQR में। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है इन्होंने यहां पर क्या बोला है, इन्होंने बोला है अल्फा 2 बीटा और गामा 5 गामा, इनका सम चाहिए। तो अल्फा बीटा और गामा चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा यहां से कंपेयर हो सकता है। तो यहां से क्या करेंगे, P के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करो, तो यहां से P का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2α + 1/4 किसके इक्वल आ गया, 1/3 के इक्वल आ गया। तो यहां से बच्चों 2α इक्वल टू कितना, 1/3 - 1/4 करोगे तो ये आ गया 1/3 - 1/4 कितना आ गया, 4 - 3 दैट इज 1/12। तो ये तो आ गया हमारे पास 1/12। ओके तो 1/12, तो ये वाली चीज कितनी आ गई, ओके ये वाली चीज कितनी आ गई, 1/24। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बीटा निकालते हैं। तो बीटा निकालें तो 2 बीटा + 1/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3।
तो अगेन सेम ही आ जाएगा फिर तो बीटा भी हमारा आ जाएगा 1/24 और गामा भी हमारा सेम ही कोफिशिएंट्स है तो गामा भी आ जाएगा 1/24। तो फाइनली यहाँ पर 125, तो यहाँ पर अगर इसका सम निकाले 125 गामा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/24 दे रखा है प्लस ये 2/24 दे रखा है प्लस ये 5/24 दे रखा है तो ये कितना आ गया 5 6 7 8/24 1/3 आ रहा है तो 1/3 आंसर हो जाना चाहिए। अच्छा 1/3 तो ऑप्शन में नहीं है तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? एक मिनट में देख लेता हूँ। सरकम सेंटर, ओके सरकम सेंटर ये दे रखा है, ठीक बात है। और ऑर्थो सेंटर ये दे रखा था, ऑर्थो सेंटर हाँ ठीक है। सेंट्रॉइड निकाला हमने, 6 का सही है, 2 का सही है और इसका भी 2 + 2 4 सही है, ठीक लिखा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। आगे देख लेते हैं। सेंट्रॉइड इक्वल टू 2 टाइम्स दिस 2 टाइम्स दिस प्लस दिस, सही लिखा हुआ है। ओके ओके कैलकुलेशन तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। 1/24 आ गया, बीटा आ गया, सही है। ओके एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हो सकता है पीपीटी में कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई हो क्वेश्चन लिखने में। चेक कर लेते क्या दे रखा है। 4 + q माइनस दिस माइनस 5p + q + 2r और 2p - q + 2r। अच्छा मैंने ओके यहाँ पर 3 से तो डिवाइड ही नहीं करा, 3 से डिवाइड भी तो करना था यहाँ पर, है ना। 3 से डिवाइड ही नहीं करा तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके तो गड़बड़ हो गई फिर तो। ये वाली चीज़ कितनी बन जाएगी यहाँ पर, बाई 3 भी तो करना पड़ेगा बच्चों। 3 से 3 डिवाइड हो गया, कट गया। तो यहाँ से अब जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2α + 1/4 = 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2β = 1 - 1/4 आ जाएगा और 2γ = 1 - 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 - 1/4 कितना आ गया 3/4, तो 3/8। ओके तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू यहाँ पर 3/8 आ रही है, तो 3/8 आ गई बच्चों। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा था, अल्फा प्लस 2β + 5γ। तो अब ये वाली चीज कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ गया 3/8 प्लस 6/8 और प्लस 5/8, तो ये आ गया 9 और 5 9 5 कितना आ गया 14, कितना देर का, अच्छा 3 था। ओके 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 15 आ गया, 15 21 24 3 आ गया बच्चों आंसर। ओके 3 आ जाएगा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कंसेप्ट के ऊपर था। ये वाली चीज़ हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं। हाँ ये है कि कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, एक ग्रुप है उसके अंदर 7 बॉयज 3 गर्ल्स, ग्रुप बी कंटेन्स 6 बॉयज 5 गर्ल्स, नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इन्वाइटेड फॉर अ पिकनिक इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए एंड द रिमेनिंग 3 फ्रॉम ग्रुप बी। ओके तो इसमें तो कुछ केसेस बनाने पड़ जाएंगे हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर 7 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, ग्रुप बी के अंदर 6 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। हमें क्या करना है, हमें 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को इनवाइट करना है। कंडीशन ये है कि 5 बच्चे ग्रुप ए से होने चाहिए और बाकी के 3 ग्रुप बी से होने चाहिए। तो यहां पर हम केसेस बना लेते हैं।
तो ग्रुप ए के अंदर इतने बच्चे थे, ग्रुप बी के अंदर इतने बच्चे थे, ऐसे ही था 7365, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग केसेस बनाते हैं। तो केसेस बनाएंगे तो केस 1 में मैं ऐसा कर लेता हूँ कि अगर मुझे 4 बॉय मैं यहां से उठा लूं, 4 बॉय मैंने यहां से उठा लिया, तो टोटल मुझे 5 चाहिए, तो मुझे एक गर्ल यहां से उठानी पड़ेगी, तो 5 यहां से कवर हो गया। अच्छा, बॉयज टोटल 4 ही ले सकते, तो यहां से 0 और बाकी की 3 गर्ल्स को यहां से ले लिया। एक केस तो ये बन गया, एक तो यहां से आ जाएगा। दूसरा केस क्या बन सकता है कि मैंने यहां से अगर 3 बॉय को सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे 2 गर्ल यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना होगा, फिर एक बॉय आ जाएगा, 2 गर्ल यहाँ आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से अगर मैंने 2 बॉय उठा लिया, तो मैं यहाँ से 3 लेना पड़ेगा, तो फिर यहाँ से 2 बॉय आएगा, तो यहाँ पर 1 गर्ल आएगा। फिर अगर फर्दर मैंने एक बॉय लिया, अच्छा, तो फिर यहाँ से फिर 5 का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 3 केसेस बन रहे हैं। अब तीनों केसेस के आंसर्स निकाल लेते हैं। ये केस 1 था, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। तो अगर हम केस 1 की बात करें, तो केस 1 का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहली चीज तो 7C4 मल्टीप्लाइड बाई 3C1, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रुप ए से सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद 0 बॉय, तो 6C0, और ये कितना आ जाएगा 5C3। तो इसको आप सॉल्व करके देख लिया, 7C4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो 7C4 आ जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 6, और ये कितना आ गया 3 का 6, तो 35 आ गया, इंटू 3 आ गया, इंटू 1 आ गया, 5C3 कितना होगा 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, तो 35 3 कितना आ गया हमारे पास, 35 का ये आ गया 115, ठीक है। 35 3 कितना आ गया 15 का, नहीं 105 आ गया, तो ये आ गया 1050। ये केस 1 का आंसर आ रहा है। अब इसी तरीके से केस 2 का आंसर निकाल लेते हैं। तो केस 2 के लिए क्या करना है, केस 2 की बात करें अगर, तो केस 2 के लिए हमारे पास 7C3 मल्टीप्लाइड बाई 3C2 मल्टीप्लाइड बाई, इधर आते हैं, एक बॉय आउट ऑफ 6, तो 6 में से एक, और उसके बाद बाकी 5 में से 2। अब इसको भी काउंट कर लिया, तो कितना आ जाएगा ये 7C3 अगेन 35 ही होगा, 3C2 3 हो जाएगा, 6C1 6 हो जाएगा, 5C2 10 हो जाएगा। तो अगेन इसको सॉल्व करें अगर, तो 105 इंटू 6 करा, तो ये कितना आ गया 630। तो 105 इंटू 6 कर लिया, 630 इंटू 10, 6300 आ गया ये बच्चों। इसी तरीके से हम लोग केस 3 के आंसर्स ले लेते हैं। तो केस 3 के लिए क्या है, 7C4 लिखा था, केस 3 के लिए यहां पर था 7 में से 2 का सिलेक्शन, उसके बाद बाकी जो 3 गर्ल्स हैं वो उठा ली 3C3 बेस से, फिर उसके बाद 6 में से 2 का सिलेक्शन, और फिर उसके बाद हमने उठा लिया 5 में से 1, 5C1। इसको अगर हम सॉल्व करें, 7C2 कितना आ जाएगा 42/2, 21 आ जाएगा क्या, 7 6 42/2, हाँ 21 आ गया ये, इंटू ये आ गया 1, 6C2 कितना हो गया 15, और ये हो गया 5, तो ये कितना आ गया आपका 75 इंटू 21, तो 75 इंटू 21 कितना आ जाएगा 57150, तो ये हो गया 5715, तो 1575 आ रहा है, 1575 आ रहा है। तो यहां से अगर इसको ऐड कर दिया कितना बन जाएगा 6300, 1575, और ये आ गया 1050, तो ये आ गया
ये आ गया 2, ये आ गया 9 और ये आ गया 8, 8925 आ रहा है। तो 8925 है क्या हमारे ऑप्शन में? 8925 हाँ है हमारे ऑप्शन में। दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसमें हमें क्या करना था, केसेस बनाने थे। डबल कंस्टेंट इन्होंने डाल दिया था कि 8 लोगों का सिलेक्शन करना है, 4 बॉयज 4 गर्ल्स, और साथ के साथ ग्रुप ए से 5 लेने हैं, ग्रुप बी से 3 ही लेने हैं। तो इस तरीके से केसेस बना लिए, केसेस के आंसर्स को गिन लिया और उनको एड अप कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ओके सीक्वेंस सीरीज से आया हुआ है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये एक एजीपी है, इनफाइनाइट एजीपी। तो इनफाइनाइट एजीपी अगर हमारे पास होता था तो क्या करते थे, जो कॉमन रेशियो जैसी चीज होती थी उसको मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देते थे, राइट। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैंने एस ले लिया, इसको मैंने एस ले लिया, तो अब लिख देता हूं 5 प्लस अल्फा अपॉन 7 प्लस 5 प्लस 2 अल्फा अपॉन 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर जो कॉमन रेशियो जैसी चीज है 1/7, तो 1/7 से पूरे सम को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक टर्म शिफ्ट करके लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया बच्चों, 5/7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 प्लस अल्फा अपॉन 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 माइनस 1/7 कितना होगा, 6s/7 इक्वल्स, यहाँ पे आ गया 5 प्लस, अच्छा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, अल्फा/7 प्लस अल्फा/7 स्क्वायर अल्फा/7 क्यूब। क्योंकि हमें पता है कि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास फिर ये जीपी आ जाता है, जीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई, तो अब ये इनफाइनाइट जीपी बन गई तो क्या हो जाएगा, 6s/7 इक्वल टू 5 प्लस, तो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म अल्फा/7 हो गया और r हो गया 1/7, ये हो जाएगा अल्फा/7 अपॉन 1 माइनस 1/7। और क्वेश्चन में इन्होंने ओके अच्छा सम दे रखा है 7, देखो सम दे रखा है इन्होंने 7, तो s की वैल्यू तो अपन 7 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 7 पुट कर दिया तो 6 हो गया इक्वल टू 5 प्लस, और ये कितना आ गया, अल्फा अपॉन 6। तो फाइनली यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6 आ रही है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं था, अल्फा की वैल्यू इसमें 6 आ गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की जिसकी एंट्री 0 या 1, तो लेट ई बी द इवेंट दैट सच दैट ओके ए इज इन्वर्टिबल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, सेकंड ऑर्डर की हम जितनी भी मैट्रिसेस बना सकते हैं उनमें से कितने इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो ठीक है नॉन जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर का और अगर हमें 0 या 1 का ही इस्तेमाल करना है तो हर एक प्लेसेस के लिए हमारे पास कितने कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, दो दो ऑप्शंस, या तो 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे। तो जो सैंपल स्पेस होगा वो तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16। और अब इसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो वो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो चलो इसको काउंट कर लेते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, या ऐसा भी कर सकते हैं वो सारे मैट्रिसेस गिन लेते हैं जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो इसको गिनने का तरीका क्या है, एक सीक्वेंस से चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं सारे जीरोस रख के देख लेता हूं, ऑल एंट्रीज आर 0, तो ऑल एंट्रीज 0 होंगी, ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो ऐसा एक मैट्रिक्स आ गया केस 1 में। अब केस 2 में मैं क्या करता हूं, एक 1 का इस्तेमाल करता हूं, एक 1 का 3 जीरोस एंड 1 1 1, एक 1 और 3 जीरोस का इस्तेमाल करता हूं। तो अगर ऐसा हम करें
तो अगर 3 0 हो और 1 1 हो तो भी हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। तो अब आप सोचो इसको कितने तरीके से करें, कैसे भी आप इसको अरेंज करोगे 0 ही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 4। ऐसे 4 मैट्रिसेस आ जाएंगे हमारे पास। अब उसके बाद केस 3 देखते हैं। केस 3 के अंदर मैं क्या करूंगा, 2 0 2 1 का यूज करूंगा। केस 3 में 2 zeros एंड 2 1s, ठीक है ना, 2 0 और 2 1 का इस्तेमाल करूंगा। तो 2 0 2 1 के लिए आप ऐसा सोचो कि अगर इस तरीके से एक मैट्रिक्स हो तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, या तो इसको अगर मैं ऐसे भी कर लूं तो भी 0 आएगा, या तो फिर अगर मैं इसको ऐसे कर लूं 1 1 यहां तो फिर 0 नहीं आएगा। ओके, तो या तो इसको अगर आपस में इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, यहाँ 0 0 आ गया, यहाँ 1 1 आ गया, या फिर चौथा ये हो गया, यहाँ 0 0 आ गया, यहाँ 1 1 आ गया, तो 4 तो यहाँ पर आ गए। तो केस 3 के लिए 4 आंसर आ रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम केस 4 में सोचें तो केस 4 में अगर मैंने एक 0 का ही इस्तेमाल करा, तो आप सोचो अगर आप एक ही 0 का इस्तेमाल करते हो, बाकी सारे अगर 1 हो, तो किसी भी केस में किसी भी तरीके से डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो कितने केसेस बन गए, कितने मैट्रिसेस बन गए, 4 इधर और 4 इधर, ये 8 हो गया, और एक ये हो गया हमारा 4 4 8, एक 9 हो गया। एक सेकेंड, हाँ 9 ये हो गया। अच्छा एक और केस लेके देखते हैं। अगर मैंने सारे ही एलिमेंट को 1 रख लिया तो फिर क्या होगा, तब भी तो डिटरमिनेंट 0 आने लग जाएगा। तो इसके लिए भी तो हमारे पास एक आ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने ऐसे मैट्रिसेस हो गए जिनका डिटरमिनेंट आ रहा है 0, 10। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल चाहिए तो उसके लिए फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे इवेंट के लिए, तो इवेंट के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 10/16। तो ये कितना आ जाएगा, 16 माइनस 10, 6/16, तो 3/8 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, इस तरह का एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया था, बट क्या था उसमें ऑर्डर उन्होंने 3 दिया था, तो उसमें क्या है, उसमें और ज्यादा केसेस बनते है ना, बट केसेस को गिनने का जो तरीका है वो यही है, इस तरीके से हमें गिनना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके केसेस छूटेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने दिया नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस। अच्छा, अब यहां पर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली अप्रोच करना होता है। तो इसको ग्राफिकली अप्रोच करने के लिए, ये तो क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसको fx ले लेता हूं, इसको gx ले लेता हूं, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्वाड्रेटिक है जिसका रूट भी दिख रहा है साफ साफ, x प्लस 2 x प्लस 1, तो रूट आ जाएगा -2 -1। ठीक है, और रही बात उसकी, तो वो दोनों मॉडुलस फंक्शन है। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो -2 -1, तो -2 यहां पर आ गया, -1 यहां पर आ गया, और बाकी अगर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा सा बनेगा, ये 0 रखने पर 2 आ जाएगा, लाइक दिस, 0 रखने पर 2 आएगा। बाकी अगर इन दोनों की बात करते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ x - 3, इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो 3,0 पे आएगा, तो 3,0 यहाँ से चलेगा, तो एक तो ऐसे होगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, x की जगह 0 रखने पर 3, तो इसके ऊपर से जाएगा कुछ ऐसा सा। और दूसरा है x प्लस 2 का मॉड्यूलस, तो -2,0, अच्छा यहाँ पर होगा -2,0 के लिए, तो -2,0 है, तो x की जगह 0 रखा 2, अच्छा यहीं से पास होगा फिर, तो ये तो यहीं से पास हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे चला जाएगा ये। लेकिन हमें क्या चाहिए, इन दोनों का मिनिमम। तो ग्राफ के नीचे नीचे जो है वही देखना है। तो नीचे नीचे तो कौन सा ग्राफ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा।
तो अगर देखा जाए ये येलो वाला जो पोर्शन है वो क्वाड्रेटिक वाले पोर्शन को, क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन यहाँ पर है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन है, को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? दो ही जगह पर कर रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ग्राफिकली इसके कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? ग्राफिकली इसके दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व होने के लिए था। आगे बढ़ते हैं। ये एक कॉनिक सेक्शन का प्रॉब्लम है। इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स दिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स x plus 2y equal to 0 is this, then alpha plus beta plus gamma is equal to। ओके, तो बच्चों अगर हम पैराबोला के डेफिनेशन की बात करते हैं, बेसिक डेफिनेशन की कॉनिक से, तो हमें पता है कि ऐसे पॉइंट का लोकस जो जिसका डिस्टेंस फोकस के साथ और डायरेक्ट्रिक्स के साथ इक्वल हो रहा हो, उसके लिए पैराबोला बनता है। तो यहाँ पर वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, अगर हम फोकस निकाल लें तो उस डेफिनेशन से पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, और वो इक्वेशन आ जाएगी, फिर इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो है तो ये सिंपल प्रॉब्लम ही, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये पैराबोला हो गया, ये इसका कहीं ना कहीं वर्टेक्स हो गया 3/2, 3। तो ये मैंने लिख दिया 3/2, 3। इसका फोकस यहाँ पर कहीं आ जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दे रखी है? x plus 2y equal to 0। तो अब तो आप यहाँ से एक काम ये भी कर सकते हो कि आप एक्सिस की इक्वेशन निकाल लो। एक्सिस की इक्वेशन निकाल लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर देते हैं, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के फोकस आ जाएगा। तो ठीक है, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहाँ से इक्वेशन लिखता हूँ सीधे। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी? y-3 इक्वल्स, इसका स्लोप -½ है तो इसका हो जाएगा +2, तो हो गया +2 x - 3/2। तो ये कितना आ गया बच्चों? 2x - y, और ये कितना आ गया? -3 0 आ गया। ओके, तो y = 2x आ गया ये। तो अब y = 2x, और ये अच्छा, ये दोनों तो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये ओरिजिन हो जाएगा। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ओरिजिन हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखो, दोनों में कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों ओरिजिन से पास कर रहे होंगे। अब यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं h, k ले लेता हूँ। तो h, k ले लिया, इसको h, k ले लिया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा h + 0 = 2 = 3/2। तो h आ जाएगा 3, और इसी तरीके से k के लिए लिखते हैं, तो k + 0/2 = 3। तो k कितना आ जाएगा? 6। तो 3,6 हो गया इसका फोकस, 3,6 आ गया इसका फोकस। तो अब इसका फोकस निकल आया, तो 3,6 फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो बच्चों इसका डायरेक्ट्रिक्स कितना है? डायरेक्ट्रिक्स है इसका x + 2y = 0, और इसका जो फोकस है वो कितना दे रखा है? हमने जो निकाला 3,6। बस अब यहां से डेफिनेशन का यूज करते हैं। क्या होती थी डेफिनेशन? ये s हो गया, ये p हो गया, तो PS = PM, ऐसे ही तो होता था, PS = PM। तो डेफिनेशन यूज करते हैं। तो यहां से मैंने लिखा PS² = PM²। तो इसको x, y ले लो, तो x, y ले लिया, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू x, y से ये कितना आ जाएगा? x + 2y अपॉन √5 का होल स्क्वायर, ऐसा करके आ गया। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 5 इधर आ जाएगा, तो 5 × ये आ गया x² + y² -6x -12y, ये आ जाएगा 9, और ये आएगा 36। 36 और 9 कितना होगा? 45।
तो ये आ गया प्लस का 45 और इधर आ जाते हैं तो इधर आ जाए तो इसका स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4xy। तो अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। इन्होंने क्या पूछा था एक बार देख लेते हैं। इन्होंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछा है तो पूरा ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ओके तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और एक्स वाई की बात करें तो -4xy आ जाएगा। बाकी ये -30x आ जाएगा -60y आ जाएगा और ये कितना हो गया 45 इंटू 5 225 प्लस 225 आ जाएगा। तो बच्चों ये तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं बाकी सारे टर्म्स में मैच हाँ हो रहे हैं तो सीधा सीधा जो कोफिशिएंट है वही आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और गामा की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। माइनस का है हाँ तो माइनस का है तो गामा की वैल्यू भी 4 आ गई। तो फाइनली इन्होंने क्या पूछ रखा है, इन्होंने पूछा है तीनों का सम। तो तीनों का सम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा आंसर। तो यहां से इसका आंसर आ गया 9। ठीक है तो ये भी काफी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन था। तो डेफिनेशन का यूज करके बेसिक डेफिनेशन से पैराबोला का इक्वेशन निकाल लिया फिर कंपेयर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स इज दिस हुज मिड पॉइंट। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया जेई वालों ने। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको पता है कि किसी भी कॉनिक के लिए आपको अगर कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है तो क्या होती है उसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला t इज इक्वल टू S1। ठीक है t इज इक्वल टू S1 से निकाल लेंगे हम लोग। तो यहां से अगर मैं S1 लिखता हूं तो S1 कितना हो जाएगा बच्चों, S1 के लिए जो पॉइंट होता है वो इसके अंदर रख देते हैं। तो दिस विल बिकम 9/25 प्लस 1/16 माइनस 1। ये S1 आ गया। और t की बात करें तो t कितना हो जाएगा, तो t के लिए आपको पता है एक्स स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से और अगर 2x हो तो उसको x प्लस x1 से, 2y हो तो y प्लस y1 से और अगर xy हो तो xy1 प्लस yx1/2। तो यहां पर एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया क्या 3x/25 प्लस y/16 माइनस 1। बस दोनों को इक्वल कर दिया तो 3x/25 प्लस y/16 इक्वल टू 9/25 प्लस 1/16 आ गया। तो यहां से तो आप चाहो तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, यहां से तो सीधे सीधे 3x माइनस 9/25 और प्लस का y-1/16 इक्वल टू 0 ऐसा करके आ गया। तो यहां से एलसीएम ले लिया तो एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से आपका आ जाएगा 3x माइनस 9/25 प्लस y-1/16 y-1/16 इक्वल टू 0। तो इसका एलसीएम आ गया 25 इंटू 16 लिख लिया तो ये आ गया 16 3x माइनस 9 प्लस 25 y-1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 48x प्लस 25y। ये 16 9 से कितना हो गया -144 और -25। तो ये कितना आ जाएगा 144 प्लस 25 तो 169 आ जाएगा 169। तो ये आंसर आ रहा है। तो 48 प्लस 25 इक्वल टू 169 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है इन्होंने, अगले क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है और x की रेंज दी हुई है। इस रेंज में हमें बताना है कि कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी
और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो ठीक है, तो हमें पता है कि कभी भी हमारे पास किसी फंक्शन में GIF आ जाए या फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो हमें पता है कि वो इंटीग्रल के अबाउट अपना डेफिनेशन बदलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। तो x की वैल्यू -2 से 3 दे रखा है इन्होंने, तो क्यों ना हम ऐसा करें, इसको ओपन कर लें। तो बारी बारी से जब x की वैल्यू -2 से -1 कर ली, तो -2 से -1 के लिए क्या होगा, इसका GIF -2 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों -2, और ये जो मॉड्यूलस होगा वो कैसे खुलेगा, ये वाला मॉड्यूलस नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के साथ खुल जाएगा, 2 - x हो जाएगा। तो आप इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, +2 - x लिख दिया। फिर x की वैल्यू -1 से 0, फिर x की वैल्यू 0 से 1, फिर x की वैल्यू 1 से 2, और फिर x की वैल्यू 2 से 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इक्वालिटी भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो फिर जब ये -1 से 0 के लिए, -1 से 0 के लिए इसका GIF -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 2 - x। उसके बाद 0 से 1 के लिए 0 हो जाएगा, और 0 से 1 के लिए नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये 2 - x। फिर 1 से 2 के लिए ये 1 हो जाएगा, और ये खुल जाएगा हमारा x - 2, और फाइनली 2 से 3 के लिए ये 2 हो जाएगा x - 2, तो 2 + x - 2। तो बच्चों फाइनली अगर हम ध्यान दें तो इसकी जो डेफिनेशन बन रही है लाइन से, वो क्या क्या बन रही है, ये तो -x आ गया, ये आ गया 1 - x, फिर ये आ गया 2 - x, फिर ये आ गया x - 1, और फिर ये कितना आ गया x। इस तरीके से आ गया हमारे पास अलग अलग डेफिनेशंस। तो अब एक बार इसकी कॉन्टिन्यूटी -1 पे देख लेते हैं। तो -1 पे तो 1 आएगा, और -1 पे RHL देख लेते हैं, -1 पे RHL तो 2 आएगा। तो ठीक है, तो -1 पर तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। फिर हम लोग 0 पर देख लेते हैं, तो 0 पर जो LHL आएगा, 0 पर LHL 1 आएगा, RHL 2 आएगा, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फिर तो 0 पे भी, इसी तरीके से 1 पे भी, इसी तरीके से 2 पे भी। तो इन चारों पॉइंट्स पर क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। और दूसरी बात, फंक्शन जिन जिन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होता है, श्योरली वो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि आप फिर उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो उतने ही नंबर ऑफ इसके पॉइंट्स हो जाएंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। बाकी तो एक लीनियर फंक्शन है, बाकी हर जगह पर कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा स्ट्रेट अवे 8। तो मैं बोलूंगा ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत ही एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और इस तरह के फंक्शंस को हम लोग डील करते ही थे। GIF को बेसिकली खोलना है और इसको पीस वाइज फंक्शन की तरह लिख लेना है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन इन्होंने एक वेक्टर का दिया हुआ है। वेक्टर A गिवन है, वेक्टर B A की हेल्प से आ जाएगा, फिर वेक्टर C B की हेल्प से आ जाएगा, और फिर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछा है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो चलो सबसे पहले तो मैं वेक्टर B निकाल लेता हूँ। तो वेक्टर B निकालने के लिए क्या लिखा, 3 j k लिख दिया यहाँ पर। ये आ गया 3 - 1 2, और ये वाली चीज कितनी हो गई 1 0 -1। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 - 0 का 2 आ गया, माइनस j टाइम्स ये कितना आ गया -6 - 2 -8 आ गया, और प्लस k कैप के लिए कितना आ जाएगा 0 माइनस का 1 +1 आ जाएगा। तो फाइनली जो b वेक्टर आ रहा है वो 2 8 1 आ रहा है। ठीक है ना, 2 8 1 आ रहा है, i j के कॉम्पोनेंट इसका। अब इसके बाद इसी तरीके से वेक्टर c की बात करते हैं। तो अगर वेक्टर c की बात करें, तो वेक्टर c इन्होंने बोला है b क्रॉस k। अच्छा ओके, तो मैं लिख देता हूँ 2i + 8j + k का क्रॉस करना है k के साथ। तो बच्चों i क्रॉस k कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है, ये i है, ये j है, ये k है। ठीक है, तो इस तरह से अगर i क्रॉस j होगा तो k हो जाएगा। तो i क्रॉस एंटी क्लॉक में अगर चल रहे हैं तो i क्रॉस k के लिए कितना होगा -j, तो ये हो गया -2j। और फिर j क्रॉस k के लिए कितना हो जाएगा, j क्रॉस k के लिए हो जाएगा +i, तो +8i।
प्लस 8i हो गया, प्लस 8i हो गया, और फिर k क्रॉस k तो 0 हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास वेक्टर c भी आ गया। अब यहाँ से c माइनस 2j लिख लेते हैं। तो c माइनस 2j कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -4j आ गया, और प्लस 8i तो था ही पहले से। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया। अब मुझे इस वेक्टर का a के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। तो यहां पर 8i माइनस 2j, 8i माइनस 4j, माइनस का 4j, ये एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर दे रखा है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 एंड 2। अब इसका वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ c माइनस 2j, तो ये कितना आ गया, c माइनस 2j ऑन वेक्टर a। तो क्या करते हैं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर अगर प्रोजेक्शन लिखना होता है तो उसका फॉर्मूला में पता है, अगर a का b के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 24 आ गया, और ये आ गया +4, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो सेकेंड वाले का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 1 + 4। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 28/√14। तो √14 आ गया, तो इसको अगर हम चाहें तो 14 × 2/√14 लिख दिया, कितना आ गया, 2√14 आ जाएगा ये। तो 2√14 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है। ठीक है, तो काफी सिंपल प्रॉब्लम था ये, सिंपल कैलकुलेशन भी थी। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन में क्या है अगला वाला क्वेश्चन इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम पे दिया हुआ है। तो बाइनोमियल थ्योरम में इन्होंने क्या दिया है, एक एक्सपेंशन दे रखा है 1 + x⁻² 2n - 1, और 2a = 5 भी है, और इसके कोफिशिएंट्स 30th और 12th टर्म के कोफिशिएंट को इन्होंने a और b बोला हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहली चीज तो क्या, इस एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होगा tr+1, वो कितना आ जाएगा, 2n - 1 cr और x⁻r। और अब अगर हम बात कर रहे हैं 30th टर्म, तो 30th के लिए 29 होगा। तो इसका मतलब जो a है वो कितना होने वाला है, 2n - 1 c 29, और जो b है वो कितना होने वाला है, 2n - 1 c 11 हो जाएगा ये। और अब यहां पर इन्होंने एक रिलेशन दे दिया है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, a/b इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो अब यहां पर इसको डिवाइड कर लिया, तो 2n - 1 c 29 अपॉन 2n - 1 c 11 इक्वल टू 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करा तो 2n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29, और इसमें से इसको घटाया तो ये कितना बन गया, 2n - 30 का फैक्टोरियल इनटू, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2n - 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 11 फैक्टोरियल, इसमें से इसको घटाया तो 2n - 12 का फैक्टोरियल। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया। मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल से देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस में क्या होगा कि सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, इसको 29 से लेके अप टू 12 तक लिखना पड़ेगा, 29 से 12 तक लिखना पड़ेगा, फिर 11 से कट जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ ये वाली चीज़। अच्छा, ये 12 है, इसको भी अगर मैं लिखता हूँ तो 2n - 12, 2n - 13 से लेकर के मुझे इसको कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 2n - 29 तक लिखना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो ये 29, 28, 27,
से लेकर के अप टू 12 इक्वल टू 5/2 ऐसा करके दे रखा है। अब यहां पर क्या होगा कि n की जगह पर अगर आप 21 रखोगे तो 21 माइनस टू 42, 42 माइनस 12 करोगे तो आ जाएगा 9। तो 42 माइनस 12, तो 42 माइनस 12 किया तो आ गया 30, 30 आ गया, 29 आ गया, लाइक दिस। ओके, और लास्ट वाले में क्या आएगा फिर? क्या लिखा था? 2n माइनस 12, 2n माइनस 13 से लेकर के 2n माइनस 29 तक लिखा था, डिवाइडेड बाय 29 से लेके 12 तक। ये था 29 से लेके 12 तक, 29, 28 से लेकर के अप टू 12, 5/2। तो बच्चों यहां पर अगर मैं पहला ऑप्शन एक बार रख के देखूं 21, तो 21 के लिए क्या होगा? 42 माइनस 12 विल बी 30, 29। अच्छा, ऐसे चलने लग जाएगा। फिर ये 30, 29 से लेकर के लास्ट में रखोगे तो 42 माइनस 29 कितना बनेगा? 42 माइनस 29 बन जाएगा 13, ये आ जाएगा 13। और नीचे कितना आ जाएगा? 29 से लेकर के 12। तो अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो 30 एक ऊपर बच जाएगा और यहां पर क्या होगा? 13, 12 एक नीचे बच जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 6 5, अच्छा ओके, बहुत ही फॉर्चुनेट है हम लोग, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, आंसर 21 आ गया। तो इस प्रॉब्लम में मैं कहूंगा ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता था। अगर मान लो इसके ऑप्शंस को 4 में कर देता तो क्या करना पड़ता? फिर n को बारी बारी से रख के देखना पड़ता। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ये एक सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम हमारे पास है। इन एन एपी इफ S40 इज दिस, S12 इज दिस, देन S30 माइनस S10 इज इक्वल टू। तो देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन बना लेंगे और वहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो S40 की बात करें तो S40 कितना हो जाएगा? हमें पता है एपी के सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। तो यहां से कितना आ गया? ये 40/2 और ये कितना आ गया? 2a प्लस 39 इंटू डी इक्वल्स 1030। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। ये तो कितना आ गया? 20 आ गया, तो ये 2 हो गया। इनफैक्ट मैं कहता हूँ इसको 4a लिख लो, और ये कितना आ जाएगा? 78d इक्वल टू 103। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब इसी तरीके से सेकेंड वाले की बात करें तो 12/2 आ जाएगा 6, 2a प्लस 11d इक्वल टू आ जाएगा 57। आप इसको चाहो तो 12a प्लस 66d इक्वल टू 57 लिख दो। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको मैं तो कहता हूँ इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो एलिमिनेट करने के लिए। तो ठीक है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? ये 12 आ गया, और 78 इंटू 3 करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 234 आ जाएगा। तो 234d इक्वल्स, और ये कितना आ गया? 309, और ये दे रखा है 12a प्लस 66d इक्वल टू 57। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया? ये आ जाएगा 8, और ये आपका आ जाएगा 22 में से 6 जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो 168d इक्वल टू 309 माइनस 57 कर दिया, तो ये कितना आ गया भाई? ये 2 आ गया यहाँ पर, और 30 में से 5 252 आ गया ये। तो यहाँ से हम लोग d की वैल्यू लिख सकते हैं 252/168। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो
हाँ 12 से कट जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12 1 ज़ा 12 4 ज़ा, और छोटा अगर कर लिया हाँ तो 3/2 आ गया ये। तो यहाँ से बच्चों d की वैल्यू 3/2 आ रही है, तो d की वैल्यू 3/2 आ गई, तो अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, रख दिया, कहीं पे रख दो, इसी में रख दो, तो आ जाएगा 4a इक्वल्स 103 माइनस 78 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 103 माइनस, ये कितना आएगा बच्चों, इसको आपने कर दिया 39 3 ज़ा 117 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 39, हाँ 40 का 117, ठीक है। और बाकी इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा क्या। और बच्चों यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू वो -7/2 आ जाएगी। तो अब यहाँ से a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम लोग S30 माइनस S10 निकाल लेंगे, ठीक है। तो S30 माइनस S10 निकालना है, तो S30 माइनस S10 निकालना है, तो S30 के लिए कितना हो गया, ये 30/2 करा 15, 2a प्लस 29d माइनस का ये 10/2 5 आ जाएगा, 2a प्लस 9d, तो आ जाएगा 30 माइनस 10 20 आ जाएगा, और ये आपका बन गया 29 इंटू 15, तो 29 इंटू 15 निकाल लेते हैं, कितना बन जाएगा ये आ गया 4, ये आ गया 14, ये आ गया 9, ये आ गया 2, ये आ गया 5 3 4, तो बच्चों ये आ गया 435, 435 माइनस 45 कितना होगा 390, ये आ गया प्लस 390d। अब आप क्या करो, a की वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर दो, -7/2 प्लस 390 इंटू d कितना आ जाएगा 3/2, तो फाइनली ये वाली चीज आ गई -70 प्लस, इसको छोटा कर लिया तो ये कितना बन गया 195, 195 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 195 इंटू 3 करोगे 300 में 15 कम हो जाएगा 285, तो ये आ गया 285, तो 285 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 215, तो 215 है क्या ऑप्शन में, अच्छा 215 ऑप्शन में नहीं है, ओके ओके देख लेते हैं कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर इसको इसके काटा तो ये 585 आ गया, तो 585 माइनस 70 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 515 आ जाएगा, तो 515 ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था इसमें। अच्छा अगला प्रॉब्लम देखते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएबल, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट अवे लिखा है x² dy/dx इक्वल टू 2xy प्लस 3, तो ये तो LDE लिखा हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया x² से, तो dy/dx, और ये कितना आ गया -2y/x इक्वल टू 3/x²। अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e⁻⁻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 ⁻
तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2 ln x। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये वाली चीज आ जाएगी माइनस का 2, सॉरी माइनस का, हाँ जी, x टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा ना, 1/x²। अब यहां से हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है वो क्या होता था, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इंटू आई एफ, तो y मल्टीप्लाइड बाई 1/x²
इक्वल्स इंटीग्रल 3/x² इंटू 1/x² dx। तो बस अब फाइनली क्या होगा, ये y/x² इक्वल टू इंटीग्रल 3/x⁴ इंटू dx। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर लें तो ये कितना आ जाएगा, x⁻⁻4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻⁻4 + 1 अपॉन -4 + y + c। तो ये कितना आ गया अगले स्टेप के अंदर, ये अगले स्टेप में आ जाएगा -x⁻³ + c और ये आ गया y/x²। अब चाहें तो इसको y = लिख सकते हैं -x⁻⁻1 + cx²। और अब यहाँ पर इन्होंने c निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है, c निकालने के लिए इन्होंने दिया f(1) = 4। f(1) = 4 हो गया, तो x जब 1 है तो y 4 है, तो y 4 है, x की जगह पर रख दिया 1, तो -1 + c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 5। तो फाइनली हमारे पास जो फंक्शन आ गया वो आ गया y = -1/x और +5x²। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है 2f(2), तो 2f(2) की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यहाँ से f(2) निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा -1/2 प्लस 20 आ गया ये, तो 2f(2) यहाँ से लिख लेते हैं। 2f(2) कितना हो गया, तो ये आ गया 40 माइनस का 1, तो कितना आ गया ये 39 आ गया। तो 39 हमारे ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो 39 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगले प्रॉब्लम में इन्होंने क्या दे रखा है, एक फंक्शन fx है जो कि एक गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और एक दूसरा फंक्शन gx दे रखा है जो कि एक ओपन इंटरवल b से c में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर a b c की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्मॉल a की वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं, f डैश। तो f डैश निकालेंगे तो 2/x - 2 - 2x + a। तो पहली चीज तो ये वाली जो चीज होगी f डैश है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 3। अच्छा, एक बार मैं क्या करता हूँ, f डैश का भी नेचर देखने के लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, f डबल डैश निकाला, तो f डबल डैश निकालूंगा तो -2/x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा -2, जो कि हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, इससे ये पता लगता है कि जो f डैश रहा होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा। तो f डैश अगर डिक्रीजिंग है हमेशा, तो f डैश अगर डिक्रीजिंग होगा तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो f डैश 3 आएगा, क्या कह रहा था कि fx कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो f डैश पहली चीज तो होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 होगा f डैश, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि f डैश x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा। और साथ ही साथ f डैश अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ग्रेटर वैल्यू पर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे f डैश का वैल्यू कम होता जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो f डैश 3 होगा, ठीक है ना, f डैश 3 होगा, इस पर जो f डैश का वैल्यू आएगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक बात है ये, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 3 रख दूं f डैश के अंदर तो कितना आएगा, 2 - 6 + a, तो ये आ जाएगा 2 - 6 + a ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है, तो a का वैल्यू होगा 4 या 4 से बड़ा। तो अगर a की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी तो a की मिनिमम वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, a की मिनिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए।
ठीक है ना, तभी जो हमने कंडीशंस निकाली हैं वो सेटिस्फाई हो पाएंगी। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, अब वो a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर a की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो x माइनस वन का क्यूब gx लिखते हैं, x माइनस वन का क्यूब, और उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, x प्लस टू माइनस ए, तो x प्लस टू माइनस फोर, तो x प्लस टू माइनस फोर हो जाएगा x माइनस टू, और पार क्या दे रखा था, टू, ऐसा दे रखा है। अब एक बार क्या करा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया पहले तो ये आ गया x माइनस वन का क्यूब, और ये आ जाएगा टू टाइम्स x माइनस टू प्लस x माइनस टू का स्क्वायर, और ये आ जाएगा थ्री टाइम्स x माइनस वन का स्क्वायर। तो अब डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो अब इसको लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करना है, तो इसमें तो क्या कर सकते हैं, x माइनस वन का स्क्वायर कॉमन ले लो और x माइनस टू को कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, टू टाइम्स x माइनस वन, तो टू एक्स माइनस टू, और प्लस का आ जाएगा x माइनस टू कॉमन लिया था तो थ्री एक्स माइनस सिक्स, ऐसा करके आ जाएगा ये लेस देन दिस। तो फाइनली ये देखो x माइनस वन आ गया का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, फाइव एक्स माइनस का एट लेस देन जीरो। ठीक है, अब आप इसको वेवी कर्व मेथड से देखो, तो यहाँ पर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, वन आएगा, फिर एट बाई फाइव आएगा, और उसके बाद ये टू आ जाएगा। तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें क्या देखना था, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश नेगेटिव किस इंटरवल में हो रहा है, एट बाई फाइव से, ये टू लिखा हुआ है, तो एट बाई फाइव से टू, एट बाई फाइव से टू आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास बी और सी की वैल्यू आ गई, तो बी और सी की वैल्यू आ गई, तो 100 ए की जगह पर रख दिया 4, बी की जगह पर रख दिया 8/5, और माइनस सी, माइनस का 2 आ जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लिया बच्चों, तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 2, तो 2 प्लस 8/5 कितना हो गया, या क्या हमारा 2 प्लस 8/5 तो 10, 18/5 आ गया ये, तो 18/5 इसको इससे उड़ा दिया तो 20 का 360 आ गया आंसर, 360, 360, हाँ 360 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रॉब्लम इन्होंने दे रखा है, ये आईटीएफ का प्रॉब्लम आया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये अंदर वाले को सिंप्लीफाई करके देखो, तो कॉट इनवर्स ये आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, और फिर प्लस का कॉट इनवर्स, यहां पर ये कितना आ जाएगा, बीटा गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा माइनस गामा, और प्लस का कॉट इनवर्स, ये कितना आ जाएगा, अल्फा गामा, गामा अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस अल्फा। तो साफ साफ दिख रहा है ये कि ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई के फॉर्म में सेट हो सकता है, बट कॉट इनवर्स के अंदर जो नंबर लिखा है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो वो यहाँ से पता लग जाएगा। तो अल्फा बीटा से बड़ा है, ये चीज़ तो पॉजिटिव हो गई, और बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, तो ठीक है, एक मिनट, बीटा माइनस गामा, हाँ ठीक है, तो ये भी चीज तो पॉजिटिव है, सेकंड वाला टर्म भी पॉजिटिव है। थर्ड वाले टर्म की बात करें, थर्ड वाला टर्म गामा माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो गामा अल्फा से छोटा है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें तो अगर मैं चेंज करूं तो कॉट इनवर्स को लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स को tan इनवर्स 1/x डायरेक्ट, तो इसको तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा।
सेकेंड वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होता है तो सीधे सीधे पलट जाता है, बीटा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस बीटा गामा। लेकिन थर्ड वाले में कॉट इनवर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो पाई बाहर आ जाएगा इसमें, तो पाई बाहर आ जाएगा तो इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब उसके अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव हो गई तो आप उसको पलट दो, तो पलट के लिखोगे तो पाई माइनस tan इनवर्स, तो माइनस अगर आपने इसमें बाहर ले लिया तो अब ये कितना बन जाएगा, अल्फा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस अल्फा गामा। अब आप इसको स्ट्रेट अवे, चूंकि अंदर वाली क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख देंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा, इसको लिख दिया पहले वाले को tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा, tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा, और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया पाई माइनस tan इनवर्स अल्फा, ओके यहाँ पे आ गया प्लस पाई माइनस tan इनवर्स अल्फा प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स गामा, अल्फा गामा तो आएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आप देखो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई, ये वाली चीज इसके साथ कैंसिल हो गई, ये वाली चीज इसके साथ कैंसिल हो गई, और फाइनली आंसर क्या बच रहा है, पाई। तो आंसर आ जाएगा पाई, तो इसमें आंसर 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। तो इसके अंदर ITF की एक प्रॉपर्टी लगी, वो प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए कि अगर कॉट इनवर्स एक्स जो है अगर x पॉजिटिव होता है तो आप इसको tan इनवर्स 1/x लिखते हो, अदरवाइज अगर नेगेटिव होता है तो फिर आपको पाई माइनस करके लिखना होता है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब जो अगला प्रॉब्लम है, ये दो अलग अलग टाइप की इक्वेशंस दे रखी हैं और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। इनके सॉल्यूशंस को इन्होंने सेट ए बोला है और इनके सॉल्यूशंस को सेट बी बोला है, तो दोनों का यूनियन बताना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बारी बारी से फर्स्ट वाले फंक्शन को पहले देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ मॉड का साइन प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 2, और जो बेस है वो 2/पाई का है, 2/पाई का बेस है, तो 2/पाई का बेस है, तो log m प्लस log n इसको लिख लिया log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, 2/पाई इक्वल टू आ जाएगा 2। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाली चीज बन जाएगी ln सॉरी log ऑफ ये हो गया साइन 2x अपॉन 2, ये आ गया 2/पाई इक्वल टू 2। अब इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लॉग को हटा दो, तो लॉग को हटा दे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/पाई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/पाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड साइन 2x/2, इसको 8 कर सकते हो। तो अब अल्टीमेटली मॉड साइन 2x इक्वल टू लिखा हुआ है 8/पाई स्क्वायर। तो अब इसका जो आंसर है वो हम लोग ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस लिखे हुए हैं दोनों तरफ। तो अब यहाँ पर मॉड साइन 2x की बात करें तो मॉड साइन 2x का ग्राफ कैसा बनेगा, मॉड साइन 2x का पीरियड क्या हो जाएगा, ओके मॉड साइन 2x का पीरियड तो पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि मॉड साइन का पीरियड होता है पाई डिवाइडेड बाई 2, तो पाई/2 इसका पीरियड है। और बाकी इसका ग्राफ बनाओगे आप तो कैसा बनेगा, ये ऐसा चलेगा इस तरीके से, है ना। ये वाली चीज हो जाएगी पाई/2, ये वाली चीज हो जाएगी पाई, और शायद इन्होंने इंटरवल भी दे रखा है, 0 से पाई तक में ही देखना है, तो 0 से पाई तक में ही देखना है, ठीक है। अच्छा रही बात इसकी, तो ये तो एक लाइन लिखी हुई है y बराबर a, और पाई स्क्वायर क्या होगा, समथिंग समथिंग
9 से थोड़ा बड़ा, तो ये नंबर तो 1 से छोटा है। तो ये नंबर अगर 1 से छोटा है तो डेफिनेटली ये जो लाइन होगी वो इसको इंटरसेक्ट करेगी 4 जगह पर, ठीक है ना। तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ गए? 4 आ गए, क्योंकि आपको पता है साइन का जो रेंज होता है वो 1 होता है। हेलो हेलो हेलो। लाइन जो है 1 से छोटी है तो 4 जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। 4 सॉल्यूशंस आ गए इसके। और अब इसी तरीके से हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखी है, क्या है? रूट ऑफ एक्स माइनस 4 दिस, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, दोबारा से लिख लेता हूँ, रूट ऑफ एक्स माइनस 4 और उसके बाद माइनस का 3 टाइम्स मॉड ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस का 2 और ये कितना आएगा? +6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, रूट एक्स को टी ले लेते हैं पहले तो ये लिखा हुआ है टी टाइम्स टी माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स मॉडुलस टी माइनस 2 +6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर टी को केस बनाना पड़ेगा हमें। एक बार टी केस 1 में टी को ग्रेटर देन 2 ले लो तो मॉड खुल जाएगा। मॉड खुल जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये टी स्क्वायर माइनस 3t और ये कितना आएगा? +6 सॉरी -3 -4 -70 आ जाएगा। ये तो उसको कॉल करूं क्या? माइनस का 70 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 6 12 यो रामनिवास प्लस बोल रहा का है 12 इक्वल टू 0। मेरे पास तो कॉल t है इक्वल टू आ जाएगा 4,3। बच्चों यहाँ से अगर t की वैल्यू 4,3 है तो रूट x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16 और 9 और दोनों 2 से बड़ा है। दोबारा हाँ, कॉल कोई करके दिक्कत बोला नहीं। था कि हां सर। और दूसरे केस में क्या करते हैं? हाँ सर, t को आप 2 से कब छोटा ले आओगे? लेते हैं। तो मैंने बोला और केस यार 2 में जो कल t है वो आएंगे, लेस कल देन 2 बनाएंगे होगा। वो तो। अच्छा, साथ के साथ t जो है रूट x है तो रूट x हमेशा 0 या 0 से बड़ा भी होना सर चाहिए। मैं इधर वीडियो अब इसके लिए अगर हम मॉड को खोलेंगे माइनस के साथ खुलेगा, तो मॉड को माइनस के साथ खोल लेते हैं। मतलब स्टूडियो में कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t और ये कितना आ जाएगा? -3 और ये आ जाएगा -2 -t लिखा हुआ है ना, +6 इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर और ये हो जाएगा -t और ये आ गया, अच्छा 6 से -6 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से t का वैल्यू आ रहा है 0,1, तो 0,1 आ रहा है। अच्छा, दोनों ही ठीक है। तो यहाँ से फिर x की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी 1 और दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो 4 आंसर तो इसके भी आ रहे हैं, तो 4 आंसर इसके भी आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने A यूनियन B पूछा है। तो दोनों में कॉमन आंसर तो नहीं आएंगे, तो कॉमन आंसर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इरेशनल आएगा और ये सारे रैशनल है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आंसर 8 आ जाएगा, 4 + 4। ऑप्शन नंबर सी है ना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने अगला एक प्रॉब्लम दिया है फंक्शन को यूज करके, और क्या लिखा है? नंबर ऑफ फंक्शंस जो कि इस सेट में डिफाइंड है, that assign 1 to exactly one of the positive integers less than or equal to 98 is equal to। तो इसमें तो हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ फंक्शंस बताने विद गिवन कंडीशन। तो बच्चों इसमें आप देखो इन्होंने क्या बोला है, 1 2 3 4 से लेकर के 100 तक एक एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 से मतलब 0 एंड 1 दो एलिमेंट है। तो इन्होंने कंडीशन ये बोली है कि जितने भी फंक्शंस हम बनाएंगे उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो 1 है, 1 इज एग्जैक्टली, अच्छा 1 इज असाइन 1 टू एग्जैक्टली वन ऑफ द पॉजिटिव दिस। अच्छा ओके, कंडीशन ये है कि जो 1 है यहाँ पर वो 1 से 98 तक जो नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 98 उनसे असाइन होना ही होना चाहिए एग्जैक्टली 1 से। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि
1 के कितने प्री इमेजेस होने चाहिए? 98, ठीक है। अब बचा यहाँ पर 99 और 100, तो 99 के लिए तो दो ऑप्शन होंगे, या तो वो 0 से या तो 1 से, और फिर 100 के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो 0 से या तो 1 से। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आ जाएगा वो 98 इंटू 4 आ जाएगा। तो 98 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका? 392। 392 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये इंटीजर में था, तो 392 इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। तो इजी प्रॉब्लम था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम है दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और साफ साफ दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले इसको 2 cos x से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 cos x से डिवाइड कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा? sin 2x का मतलब हो गया 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस 4y sin x डिवाइडेड बाय 2 cos x। तो फाइनली ये चीज dy बाई dx ये इधर आ गया, तो प्लस का 2 tan x इंटू वाई आ गया इक्वल टू ये वाले कॉस से कॉस कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ गया यहाँ पर साइन एक्स है। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रल 2 tan x, तो 2 tan x dx। ये कितना आ गया? e टू द पावर 2, tan का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस लॉग कॉस एक्स या तो लॉग सेक एक्स। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो लॉग सेक ऑफ एक्स। तो यहाँ से तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सेक स्क्वायर एक्स आ गया। और अब फाइनली बच्चों सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स, ऐसा करके आ जाएगा। तो y मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रल q क्या दे रखा था? साइन एक्स, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर। तो साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर कितना होगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर, टैन इंटू टैन एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लिया तो ये आ जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस सी, और ये आ जाएगा y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा भी लिख लिया। अच्छा, c निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन दी है कि जब x पाई बाई 3 होगा तो y 0 होगा, x पाई बाई 3 होगा तो y 0 होगा। तो बच्चों रख दो इसके अंदर, x पाई बाई 3 होगा तो y 0 होगा, तो y 0 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा? c सेक ऑफ पाई बाई 3, तो 2 आ जाएगा, तो c आ जाएगा -2। तो ये कितना आ गया? y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स सेक एक्स -2। अब इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? सॉरी, मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है? यहाँ पर हमें y डैश पाई बाई 4 प्लस y ऑफ पाई बाई 4 चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव भी निकाल लो। तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो डेरिवेटिव निकालना बहुत सिंपल है। ये कितना आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स और माइनस 4 कॉस, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये ऐसा आ गया। बाकी मैं तो कहता हूँ 2 साइन 2x लिख दिया इसको, माइनस साइन एक्स, और अब पाई बाई 4 पुट कर दो दोनों में। तो y ऑफ पाई बाई 4 कितना आ जाएगा? y ऑफ पाई बाई 4 के लिए cos पाई बाई 4 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस का 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 माइनस, तो 1 आ जाएगा। और y डैश पाई बाई 4 निकालोगे तो इसके अंदर पुट करोगे पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो 2 आ गया ये, और माइनस का 1/√2, तो दोनों को ऐड करोगे, ये तो इससे कट रहा है, आंसर 1 आ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी क्या था? सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि देख के ही
समझ में आ गया तुरंत कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर हमें पता है और प्लस इसकी कैलकुलेशन भी सिंपल ही थी। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट दे रखा है Q, उसकी इमेज है P, किसके अबाउट, एक लाइन के अबाउट, और R पॉइंट दे रखा है 5PQ। तो हमें क्या करना है कि PQR से बनने वाले जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है। ओके, एरिया का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये एक लाइन बन गई और इस वाली लाइन पर ये पॉइंट Q है यहाँ पर, और इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर कहीं बन जाएगी, जिसका कोऑर्डिनेट अभी पता नहीं है हमें, ठीक है। और R पॉइंट यहाँ पर कहीं पे ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। R को यहाँ ले लिया 5,P,Q। तो सबसे पहले तो क्या किया, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो लाइन पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो लाइन पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या लिख पाएंगे, इस वाले पॉइंट को एज्यूम कर लो QRS, S ले लो इसको। तो यहाँ पर S का कोऑर्डिनेट, पहले तो मैं एनी पॉइंट ऑन लाइन L, वो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा, ऐसा करके आ गया। और अब अगर ये पॉइंट R की बात करें तो R के लिए क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस 1 को 5 के बराबर कर लेता हूँ, उससे हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा 2 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए R, तो यहाँ से PQ निकल जाएगा आराम से। तो लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 6 माइनस 1 5 और वो 8। तो इसका मतलब R का कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना आ गया 5, 5, 8। ये तो R का कोऑर्डिनेट आ गया। अब अगर मैं S की बात करूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे S पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो S पॉइंट अगर निकालना होगा तो यहां से एक काम कर सकते हो आप कि इसको S का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और 4 लैम्डा। यहां से QS का डायरेक्शन रेशियो लिख लो, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, QS लाइन जो है वो इस लाइन L के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं dr ऑफ QS, तो वो कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, तो 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 5। ये हो गई बात। अब अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो 2 लैम्डा माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई कितना 2, 3, 4, तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 और प्लस का 4 टाइम्स क्या आ गया 4 लैम्डा माइनस 5, 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, 4 और 9 13, 13 और 16 आ जाएगा और 29, हाँ 13 16 29 लैम्डा, और ये कितना आ गया -12 प्लस 3 -9 माइनस 20 -29, तो अल्टीमेटली ये 29, तो लैम्डा यहाँ से आ गया 1। तो यहाँ से हमारे पास S का कोऑर्डिनेट आ जाएगा फिर तो S का कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना आ जाएगा 1 है, तो 3, 2, 4, 3, 2, 4, तो ये आ गया 3, 2, 4। तो पॉइंट S का कोऑर्डिनेट आ गया। अब पॉइंट S का कोऑर्डिनेट आ गया तो 3, 2, 4, 3, 2, 4। तो अब आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के P आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा P। यहाँ से अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 6, तो अल्फा आ जाएगा -1, और इसी तरीके से बीटा प्लस यहाँ से कितना आ गया बीटा -2 इक्वल टू 4, तो बीटा आ जाएगा
6 और गामा की बात करें तो गामा +5 इक्वल टू आ जाएगा 8, तो गामा कितना आ गया 3। तो फाइनली मेरे पास पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है -1,6,3 ऐसा बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोग PQ निकाल लें। अब इसका एरिया चाहिए हमें, तो इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हैं। P और Q निकाल लें, SR निकाल लें, PQ SR निकाल लें तो काम बन जाएगा। अब अगर PQ निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ लिखना पड़ेगा 7 - 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस -2 - 6 फिर 8 का स्क्वायर 64 और फिर यहाँ पर 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 128 132 रूट का आ गया 132। आप इसको चाहो तो 2 6 33 ओके, तो इसको 2√33 भी तो लिख सकते हैं, 2√33 लिख लिया इसको। और अब इस तरीके से हम लोग PQ आ गया, RS क्या होगा तो RS के लिए अब 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या था 5 आया था ना, ये 5 - 2 आ गया 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 8 - 4 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो 25 का 29 हो गया ये तो रूट का। बस अब फाइनली इसका एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू 2√33 ठीक है 2√33 इंटू √29 और इसका इन्होंने शायद स्क्वायर पूछा हुआ है, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में। तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा 33 इंटू 29, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ओके अच्छा इंटीजर टाइप है तो ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 33 इंटू 29 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक हाइपरबोला है और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इन दोनों हाइपरबोला के लैटस रेक्टम की बात हो रही है। तो लैटस रेक्टम के लेंथ दिए हुए हैं, दोनों की इसेंट्रिसिटी अच्छा पहले वाले का दिया है और E2 हमें निकालना है। अच्छा और प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज दिस। ओके तो सबसे पहले तो पहला वाला जो हाइपरबोला है, अगर मैं इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन लिखता हूं तो E1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 + B² / A², इस तरह से आ जाएगा। तो ये चीज हो गई। तो यहां पर E1 का स्क्वायर 5/2 है, तो B² / A² कितना आ जाएगा 5/2 -1 कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। एक तो ये इक्वेशन बन गई यहां से, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम की बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगा 2B² / A इक्वल टू 15√2 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। इससे क्या होगा, हम AB आराम से निकाल लेंगे। तो यहां से अगर अब AB निकालना चाहें तो B² की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3A² / 2 इक्वल टू B² कितना आ जाएगा 15√2 इंटू A डिवाइडेड बाई 2। एक A से A कैंसिल हो गया, A वैसे भी 0 नहीं हो सकता। तो फाइनली यहाँ से जो A की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 5√2। स्मॉल A की वैल्यू आ गई 5√2। अब इसी तरीके से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल ली, यहाँ लिख लेता हूँ 2B² / A इक्वल्स 15√2 दे रखा था 15√2 और A की वैल्यू कितनी आई है 5√2। तो B² कितना हो जाएगा 15√2 इंटू 5√2
डिवाइडेड बाई 2, ये कितना बन गया, ये आपका आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 75 बी का स्क्वायर, तो बी आ जाएगा √75। ठीक है ना, √75 को कितना लिख पाओगे आप, 5√3, 5√3, तो बी आ गया 5√3। इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा अब इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज दिस। तो पहली चीज तो सेकंड वाले के लिए जो हाइपरबोला बनने वाला है वो कैसा बनेगा, देखो इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो इसका जो हाइपरबोला होगा वो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ये वाला हाइपरबोला होगा। तो इसके लिए जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, पहले वाले के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो तो 2a होगा, लेंथ 2a आ जाएगा, लेकिन इसके लिए जो हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो 2b हो जाएगा, है ना, ये वाली चीज हो जाएगी 2b। तो इनका प्रोडक्ट इन्होंने कितना दे रखा है, इनका प्रोडक्ट इन्होंने 100√10 दे रखा है, तो ये आ गया 100√10। तो यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल बी आ जाएगा 100√10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्मॉल ए कितना आ गया, स्मॉल ए की वैल्यू हमने निकाली है अभी 5√2, 5√2, तो ये कितना आ गया, ये तो 20 आ गया, 5 बार में कट गया, और 5√5 आ गया ये, तो कैपिटल बी की वैल्यू तो आ गई 5√5। अब एक और कैपिटल ए की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो वो तो अब यहाँ से आ जाएगा, इन्होंने एक और चीज दे रखा ना, इसका लेटस रेक्टम, ओके 12√5, तो लेटस रेक्टम इसके लिए कितना हो जाएगा, 2a² बाई बी हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है 15, 12√5, 12√5, यहाँ से b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a² आ जाएगा 12√5 इंटू 5√5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये वाली चीज आ गई वापस से 35 150, तो 150 आ गया, तो a कितना आ जाएगा 5√6 आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल ए की वैल्यू भी निकल गई। अब फाइनली इन्होंने क्या पूछा है 25e², तो यहां से बच्चों e² कितना होगा 1 प्लस, अब की बार ये क्या हो जाएगा a² बाई b² हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो वो चीज चेंज हो जाती है। तो कैपिटल ए 5√6, तो a² कितना आया था, अच्छा a² 150 और b² कितना आया था 25 इंटू 5 125, तो ये आ जाएगा। तो यहां पर हमने कैपिटल ए निकाल लिया है, कैपिटल ए कितना आ गया बच्चों, कैपिटल ए आ चुका है हमारे पास a² आ चुका है हमारे पास 25 6 150, और कैपिटल बी आ चुका है हमारे पास कितना, कैपिटल बी कहाँ निकाला था हमने, हाँ कैपिटल बी आ चुका है 125। तो बस अब आपको कैपिटल ए कैपिटल बी पता चल चुका है, तो आप क्या करोगे, इसेंट्रिसिटी निकाल लोगे, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, e² अगर निकालें तो 1 प्लस चेंज हो जाएगा, ये a² बाई b² होगा, तो 150 बाई 126, तो 150 बाई 126 आप करोगे तो 6 बाई 5 आ जाएगा, तो e² कितना आ जाएगा 6 बाई 5, सॉरी 6 बाई 5 प्लस 1, तो 11 बाई 5 आ जाएगा, ओके 11 बाई 5, तो 11 बाई 5 आ गया, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 55 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। तो बच्चों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो
और ये वाली चीज़ इसके बराबर आ रही है, तो यहाँ से अल्फा बीटा कंपेयर करके बताना है। देखो इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करना होता है कि हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर भी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जैसा बना दिया तो एल अपॉन रूट एल होगा, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक उसको इंटीग्रेट करने का फंडा हमें पता है, ठीक है। और प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, ए टाइम्स इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और प्लस बी टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस वन और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि आप अगर इसको कंपेयर करोगे यहाँ से तो a की वैल्यूज आ जाएंगी, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई, स्ट्रेट अवे 2 आ रही है। ऐसे ही b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 2b आ जाएगा 5, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और फाइनली यहाँ से a प्लस b प्लस c आ जाएगा 9, तो a और b की वैल्यूज रख दोगे तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आप निकालोगे, एक मिनट, हाँ, तो बच्चों c की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 11/2, ठीक है। तो यहाँ से a b c की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आप वापस से इस इंटीग्रल को लिखोगे, इंटीग्रल 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस ये वाली चीज क्या बन जाएगी 3/2 टाइम्स 2x प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और फाइनली c आया 11/2, तो यह आ जाएगा 11/2 वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ दिस, तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हमें पता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये वाली चीज तो क्या बन गई, ये तो बन गया नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ एग्जैक्ट, तो वो वाली चीज आ गई है, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, ये वाली चीज तो सीधे सीधे क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और रही बात इसकी, तो ये 1/क्वाड्रेटिक आ गया, तो 1/क्वाड्रेटिक को भी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे इस वाले एक्सप्रेशन के साथ, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 7/2, और बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 25/4, और इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड अप कर दोगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा 32/2, ठीक है, बाई 2 भी तो आएगा, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी 16, तो इसका आंसर आ गया 16, ठीक है। तो ये था बच्चों मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा।